नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मुंबई बेस्ड एक कंपनी की जो लगभग 65 से 70 साल पुरानी है और जब इनके प्रमोटर ने ये कंपनी एस्टेब्लिश की तब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाया करती थी और अब इसको नई पीढ़ी ने प्रमोटर की नई पीढ़ी ने इस कंपनी के मैनेजमेंट को संभाला है और ये अपने जो लेगेसी बिजनेस है उसको तो विस्तार दे ही रहे हैं, नए नए उसमें इनोवेशन तो ला ही रहे हैं। साथ ही साथ जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स और एआई से रिलेटेड और वेब 3 से रिलेटेड, वहाँ पर भी ये जाने का प्रयास कर रहे हैं जो कंपनी में ऐसी संभावना है कि नई लेग ऑफ ग्रोथ लेकर आएगी। तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें चंदन मंडल साहब से प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के थोड़े से इतिहास और मैनेजमेंट से। तो कंपनी की स्थापना 1958 में हुई, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई और श्री सुशील कुमार नेवटिया करके एक एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की और इसने एक जो पहले से एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी केसी इंडस्ट्रीज़, उसका बिजनेस एक्वायर किया। जो केसी इंडस्ट्रीज़ थी वो रेक्टिफायर बनाने के काम करती थी, जो हैवी ड्यूटी रेक्टिफायर है उसको बनाने का काम करती थी। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है ये वीडियो के आगे में हम आपको बताएंगे। 1961 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया। 1966 में इस कंपनी ने, हिंद रेक्टिफायर ने, एक यूके की कंपनी वेस्टिंग हाउस ब्रेक एंड सिग्नल्स, वहाँ से एक प्लांट इंपोर्ट किया और तब इन्होंने पावर सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने का धंधा शुरू किया। 1970 में इन्होंने इंडियन रेलवेज़ के लिए बैटरी चार्जर और इन्वर्टर जैसे चीज़ें बनानी शुरू की और अब ये कंपनी लगभग 90% रेवेन्यू के लिए इंडियन रेलवेज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की। तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी लगभग 90% रेवेन्यू के लिए इंडियन रेलवेज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसमें ये 3 तरह के इनके पास बिजनेस वर्टिकल हैं और इसके अलावा जो एक अन्य इनका छोटा 10% रेवेन्यू वाला सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का सेगमेंट है। तो पहले समझ लेते हैं कि रेलवे में ये आखिर जो 3 सेगमेंट इनके हैं वो क्या क्या हैं। तो जो पहला है वो है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का। पहले जान लेते हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ होता है। वो पर्पज़ ये होता है कि अगर कहीं से वोल्टेज कम है तो ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको बढ़ाया जा सकता है और अगर कहीं ज़्यादा वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को कम किया जा सकता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का पर्पज़ वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को कम करना है। अब जब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में जो ओवरहेड लाइंस के थ्रू जो ट्रेन को पावर मिलती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है और ट्रेन की जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, वो उसके लिए वो वोल्टेज सूटेबल नहीं होता है। अगर उतना वोल्टेज की पावर अगर उस मोटर को दे दी जाएगी तो मोटर जल जाएगी और काम ही नहीं करेगी। तो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन करता है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। उस चीज़ को ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो हिंद रेक्टिफायर जो है इसका मार्केट शेयर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के मार्केट में 45% है, यानी जितने भी टोटल मार्केट में रेलवे को सप्लाई की जाते हैं ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स, उनमें से 45% ये हिंद रेक्टिफायर सप्लाई करते हैं। इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है रेलवे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम। अब ये प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है? तो प्रोपल्शन सिस्टम वो कंप्लीट इंजन है, आप ये समझ लीजिए। इंजन एक्चुअली इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, उसमें कोई डीजल इंजन टाइप का सिस्टम कुछ नहीं होता। उसमें एक मोटर होती है और वो कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ पहियों को पावर प्रोवाइड करती है। तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इक्विपमेंट हैं और जो उसकी ट्रैक्शन मोटर है जिसके थ्रू पहियों को पावर मिलती है, उसको कंप्लीट अगर हम बोलें तो उसको एक प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये रेलवे के लिए बनाते हैं, या दूसरी शब्दों में ये कहें कि ये जो है कंप्लीट रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन बनाते हैं। ठीक है,
तो इनका ये टारगेट ये है कि ये इस मार्केट में भी, मतलब रेलवे के साथ जो बिज़नेस करते हैं उसमें इनका अभी शेयर काफ़ी कम है, लेकिन इनका ये टारगेट ये कि अगले आने वाले कुछ वर्षों में ये अपनी इस मार्केट शेयर को बढ़ाकर 20% कर दें, जो भी 20% से काफ़ी कम है। तीसरा जो इनका सेगमेंट है जिसमें रेलवे में, तो वो है लोकोमोटिव पैनल, पैसेंजर कोच पैनल और HVAC सिस्टम्स बनाने का। तो देखिए क्या होता है कि जो लोकोमोटिव के अंदर आपको वो जो डैशबोर्ड टाइप चीज़ दिखाई देती है, जिसके थ्रू पावर जो है ना वो पूरे पैनल्स में, मतलब इंजन में, जैसे आपके घर में जो आपका स्विच बोर्ड जो होता है ना, वहाँ से आप वो डिफरेंट पॉइंट्स को, बल्ब के लिए, पंखे के लिए, AC के लिए, TV के लिए, तो इस तरह की जो पावर सप्लाई जाती है, तो वो जो स्विच बोर्ड जो है ना, वो लोकोमोटिव के अंदर जो इस तरह का स्विच बोर्ड होता है वो एक्चुअली ये डिज़ाइन करते हैं, वो ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं। दूसरा चीज़, इसके अलावा हमारे जो पैसेंजर के कोचेज़ होते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, और सारी कनेक्शंस वगैरह मिला के, तो उसको पैसेंजर कोच पैनल बोलते हैं, तो वो ही बनाते हैं। फिर HVAC सिस्टम, पूरा HVAC सिस्टम बनाते हैं। HVAC क्या हुआ? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि कंप्लीट जो ट्रेन में AC होता है वो भी ये बना के देते हैं। जिस प्रकार से घरेलू ACs जो हैं वो वोल्टास बनाता है या ब्लू स्टार बनाता है या डाइकिन बनाता है, तो उस तरीके से ये जो है रेल के लिए, ट्रेन्स के लिए कंप्लीट हीटिंग, वेंटिलेशन, AC ये सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और रेडीमेड बना के भी देते हैं ताकि वो रेलवे में आसानी से फिट किया जा सके। इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो अदर इंडस्ट्री, अदर देन रेलवेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ ये एप्लीकेशंस बनाते हैं या कुछ आप ये कहें इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 10% आता है, जो बहुत ही कम है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाते हैं? तो जैसे स्टील प्लांट के लिए हुआ, सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए हुआ, थर्मल पावर प्लांट के लिए हुआ, या माइनिंग इंडस्ट्री के लिए जो कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो ये बनाते हैं। तो पहला जो चीज़ ये बनाते हैं, पहला इक्विपमेंट जो ये बनाते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या चीज़ होती है? तो ये वो इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू जब चिमनी में से कोई धुआं निकलता है, जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से धुआं निकल रहा है। अब धुआं अगर वातावरण में जाएगा तो वातावरण को वो नुकसान पहुँचाएगा, पॉल्यूशन करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि धुएं में जो कण होते हैं ना, धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक सिस्टम जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, उसके थ्रू रोक लिया जाता है। तो ये बनाते हैं। दूसरा जो ये बनाते हैं, ये हैवी ड्यूटी रेक्टिफायर बनाते हैं। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है? अच्छा, ये जो रेक्टिफायर है, ये इनका नाम ओरिजिनली जो इनका प्रोडक्ट हुआ करता था, जो इन्होंने टेक ओवर किया केसी इंडस्ट्रीज से, जब ये शुरू में कंपनी बनी, तो ये रेक्टिफायर ये बनाते थे। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर वो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी हमारे घर में जो बिजली सप्लाई आ रही होती है उसको वो डायरेक्ट करंट या DC में कन्वर्ट करते हैं, यानी बैटरी टाइप करंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो बड़े नामी गिरामी मार्की क्लाइंट्स इनके हैं। तो इंडियन रेलवेज तो एक क्लाइंट हो ही गया इनका, इसके अलावा HP, BP, IOC, उसके बाद अडानी, रिलायंस, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, और L&T और BHEL भेल। तो इतने बड़े बड़े जो हाथी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, एनर्जी के एरिया में, वो इनके क्लाइंट्स हैं। इनके प्लांट्स की बात करूं तो 2 इनके प्लांट नासिक में हैं और साथ ही साथ 2 इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो मुंबई में और हैदराबाद में हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इसलिए आवश्यक होते हैं कि जब आप सिमिलर से प्रोडक्ट के लिए कॉम्पीट कर रहे होते हो, जैसे मान लीजिए रेलवे से, इंडियन रेलवे से इनका रेवेन्यू 90% तक आता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, कैसे अलग है और कैसे ज़्यादा यूज़फुल है इंडियन रेलवेज के लिए और कैसे वो सस्ता है, तो वो जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही उस तरह के प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये जो नया मैनेजमेंट है जिसमें अभी इनके CEO हैं वो सुरम्य नेवाटिया हैं, जो अगली पीढ़ी जो इनके प्रमोटर थे सुशील नेवटिया, तो उनके सुपुत्र हैं। तो वहाँ से वो काफ़ी अग्रेसिव हैं, स्पेशली नई टेक्नोलॉजी को लेके। तो इन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले एक सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया था, यानी अपने हिंद रेक्टिफायर के अंडर में एक
सब्सिडियरी बनाई थी। वो सब्सिडियरी जो है वो AI और Web3 जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आप बात कर लेते हैं Web3 या Web3 क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, जब इंटरनेट आया ही आया था तब होता क्या था कि हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू सिर्फ पढ़ सकते थे, और अगर इंफॉर्मेशन हमें किसी को भेजनी होती थी उसका एकमात्र माध्यम ईमेल हुआ करता था। जो Web 2 आया उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने कंटेंट के थ्रू या अपने किसी संदेश के थ्रू बहुत सारे लोगों से एक साथ इंटरेक्ट कर सकता है किसी मीडिएटर वेबसाइट के थ्रू। जैसे मीडिएटर वेबसाइट क्या हुआ, जैसे आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज भेजते हैं तो मीडिएटर हुआ व्हाट्सएप, और जो रिसीवर हुआ वो बहुत सारे जिनको भी आप भेजना चाहते हैं लोग वो हुए। इंस्टाग्राम पर भी यही है, एक किसी व्यक्ति ने कोई कंटेंट क्रिएट किया वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, लेकिन प्लेटफॉर्म जो उसका है वो इंस्टाग्राम रहा। तो आपका जो डेटा आ रहा है या आपकी जो फाइल है और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वर्ल्ड एट लार्ज से, तो वो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है। अब फेसबुक भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब भी इसी तरह का प्लेटफॉर्म है। Web 3 में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। हो क्या रहा है, उसमें जो डेटा है उसका मालिक वो व्यक्ति खुद होता है। तो वहाँ पर आपको किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है उसके थ्रू, उस सिक्योर माध्यम के थ्रू सारी जनता तक या जिसको भी आप भेजना चाहते हैं वहाँ तक एक सिक्योर माध्यम से पहुँच जाए। और जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम टाइप के जो इंटरमीडिएट उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये हिंद रेक्टिफायर जो है ये इसमें क्या करेगा आके, तो उसके लिए देखिए इस Web 3 की एक इंडस्ट्री के लिए भी एप्लीकेशन है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हर जो इनका प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए एक ट्रैक्शन मोटर है, वो ट्रैक्शन मोटर की ये डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर देंगे, और वो जो डिजिटल आइडेंटिटी है ना उसको ये कभी भी इंटरनेट के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर वो उस डिजिटल आइडेंटिटी का क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ट्रैक्शन मोटर है, उसमें सर्विस की कब रिक्वायरमेंट है, या उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, या उसको रिप्लेसमेंट की कब आवश्यकता है, या उसकी सर्विसिंग की कब आवश्यकता है, ये सारे जो है ना रियल टाइम Web 3 के थ्रू ये कंपनी ट्रैक कर सकती है। तो इसका वैसे Web 3 में इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये छोटा सा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इनके एक दूसरे स्ट्रेटेजिक स्टेप की, जहां पर इन्होंने फ्रांस की एक कंपनी है उसको एक्वायर किया है 10 मिलियन यूरो में। उस कंपनी का नाम है B-Link सॉल्यूशंस, BELINK, B-Link सॉल्यूशंस। और ये जो कंपनी है ये 38 साल से रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में काम कर रही है। अब आप ये समझिए कि जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि ये जो नई पीढ़ी है, ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, चाहे वो AI हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो Web 3 हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स R&D हो, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर लीगेसी बिजनेस को से शिफ्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। ये कंपनी की, मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इससे इनके जो करंट बिजनेस है यानी लीगेसी बिजनेस है जिसमें ये पावर इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, रेलवे का जो काम करते हैं, उसमें तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ इनको ग्लोबल फुटप्रिंट मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है जो B-Link है ये यूरोप की वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट मिलेगा, R&D और मैन्युफैक्चरिंग इनको हब मिलेगा, यानी रेडीमेड कंपनी इनको मिलेगी, फिर इनको मशीनरी, प्लांट, टेक्नोलॉजी, ये तो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ इनको जो करंट कस्टमर्स हैं, जो इनके यूरोप में कस्टमर, मतलब उस फ्रांस की कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो सारे मिलेंगे। साथ ही साथ इनके जो ऑर्डर हैं पेंडिंग वो भी इस 10 मिलियन के जो इनकी ट्रांजैक्शन है, 10 मिलियन यूरो का जो इनका ट्रांजैक्शन है उसमें समाहित है। अब इनका जो एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में ये जो कंपनी है ये 13 मिलियन यूरो की सेल कर देगी। 10 मिलियन में इन्होंने ख़रीदा है, तो इस साल की जो सेल होगी वो इस कंपनी की 13 मिलियन की होगी, और अगले साल के जो ऑर्डर पाइपलाइन में हैं
यानी बी लिंक के जो पाइपलाइन में ऑर्डर हैं वो 10 मिलियन के ऑर्डर अभी हैं। अब कंपनी की यानी कि अगर मैं हिंद रेक्टिफायर के ऑर्डर बुक की बात करूं, मैं बी लिंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंद रेक्टिफायर के ऑर्डर बुक की बात कर रहा हूं, तो वहां पर इनकी जून 2025 में जो ऑर्डर बुक की स्थिति थी वो 1025 करोड़ की ऑर्डर बुक थी और ये लाइफ टाइम हाई ऑर्डर बुक है इनकी। इनका मार्च 2025 में जो रेवेन्यू था यानी FY 24-25 में जो रेवेन्यू था वो लगभग 655 करोड़ का था। तो आप ये समझ लीजिए लगभग इस कंपनी के पास 1.5 ईयर्स की या 1.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 65 साल से 70 साल से ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और रेलवे जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है या मैं कहूँ 90% तक का रेवेन्यू जहाँ से इनको आता है उसकी रिक्वायरमेंट ये भली भांति पहचानते हैं और इसी कारण से इनका काम चल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि इनका अपने क्लाइंट से अच्छा रिलेशनशिप है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तभी रेलवे ले रही है और इंडस्ट्री को इन एंड आउट ये जानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 1.5 साल की इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी फ़िलहाल है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तीसरी चीज़ जो है वो एक्सपेंशन से रिलेटेड जो इनकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि ये अपनी कंपनी को जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले एरियाज़ में ले जा रहे हैं जिसमें इनकी मैन्युफैक्चरिंग में तो इनको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो अन्य जो हाई ग्रोथ एरियाज़ अब होने वाले हैं विश्व में उसमें भी ये एंटर होके कम्पीट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरा जो इनका अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कम्प्लीटली रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और रेलवे से अगर ऑर्डर नहीं आए तो फिर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी सरकार का जो है रेलवे के ऊपर काफ़ी फोकस है इसलिए रेलवे के शेयर चल भी रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ से ऑर्डर आना बंद हुआ तो फिर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो नए एरिया में एंटर हो रहे हैं वहाँ पर इनकी क्या स्थिति है। दूसरी चीज़ ये कि टेंडर बेस्ड वर्क है, रेलवे का या गवर्नमेंट का जितना भी वर्क होता है वो टेंडर बेस्ड होता है, लेकिन इतने सालों से काम कर रहे हैं तो टेंडर इनको लगातार मिलते ही जाते हैं क्योंकि कंपनी जो है वो लगातार प्रोडक्ट में इनोवेट करती है। तीसरी चीज़ ये कि इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो ज़्यादा लंबा है। वो कारण ये है कि आप माल रॉ मटेरियल लाओगे, आप पहले टेंडर भरोगे, टेंडर भरने के बाद रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद उसको मैन्युफैक्चर करोगे, फिर सप्लाई करोगे, वहाँ पर टेस्टिंग होगा, एक्सेप्टेंस होगा, मतलब इंडियन रेलवेज़ में टेस्टिंग होगा, एक्सेप्टेंस होगा और उसके बाद जो है रेलवे से पेमेंट रिलीज़ होगा। तो इसमें ऑफ कोर्स लंबा टाइम लगने ही वाला है। अब इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 3000 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी 1:1 का है, मतलब हर 100 रुपये की इक्विटी पर 1 रुपये, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 100 रुपये का ही कर्जा है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई कर्जा है। फिर ROE है वो 25% है, वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो P है वो 69 का है। तो ये दो चीज़ें स्पेशली डेट टू इक्विटी और जो P है ये बिल्कुल भी इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको फ़िलहाल सपोर्ट नहीं करते हैं। 3 साल की सेल ग्रोथ इनकी काफ़ी अच्छी हुई है, क्यूमुलेटिवली 21% की दर से 3 साल की सेल बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है ये 68% की दर से साल दर साल बढ़ा है। जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 44% है, FII के पास लगभग 6% होल्डिंग है, DII के पास नेग्लिजिबल है और पब्लिक के पास 50% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो देखिए कंपनी जो है वो इतने सालों से सर्वाइव कर रही है और रेलवे के ऊपर फोकस है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा तो लगता नहीं है कि ये कंपनी अचानक से मार्केट से गायब हो जाने वाली है। लेकिन ये जो डेट टू इक्विटी है एक तो इसको आपको मॉनिटर करना है और ये जो डेट टू इक्विटी के साथ जो इनका जो P है ये 69 का P ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और अभी फ़िलहाल शेयर में जब ये जो बी लिंक का एक्विजिशन की खबर आई उसके बाद शेयर अचानक से काफ़ी जंप भी कर चुका है। तो बात ये है कि ये कंपनी रेडार पर रखने लायक है, डायरी में नोट करके रखने लायक है और इसकी जो परफॉर्मेंस है स्पेशली जो फॉरेन मार्केट्स में इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको आप नोट करते रहें और जब भी
अच्छा समय आपको लगे, जब भी इसके रीज़नेबल वैल्यूएशन लगे आपको, और जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मार्केट में इस कंपनी से रिलेटेड हाइप ख़त्म हो गई है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और उसकी राय के अनुसार काम करें। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप अपने डिसीज़न में मदद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।